नादरीन, ईरान और अमेरिका के बीच में जो लड़ाई है वो शिद्दत इख्तियार कर रही है। 9 दिन हो गए इस लड़ाई को। 4 अमेरिकी फौजी भी मारे गए हैं, कई अमेरिकी फौजी जख्मी हो गए हैं। अमेरिका का फौजी नुकसान लगातार बढ़ता चला जा रहा है। इस हवाले से ना मेरे पास 2 चीजें हैं। एक तो आप ध्यान में ये रखें कि उर्दन के ऊपर ईरान सबसे ज्यादा अटैक कर रहा है, क्योंकि उर्दन एक अहम कड़ी है और आलमी तज्जियाकार ये कह रहे हैं कि एक्चुअली ईरान इसराइल को निशाना बनाना चाहता है, लेकिन इसराइल का दिफा करने वाली जो आखिरी और सबसे अहम तरीन हिफाजती तय है वो उर्दन है। बराह रास्त हमलों की बढ़ती हुई शरह कुवैत, बहरीन और कतर वगैरह में तबाह होने वाले रेडार्स और दीगर अमरीकी आलात का बराह रास्त नतीजा है, और इसके साथ ही फिजाई दिफाई इंटरसेप्टर्स की कमी भी इस सारे अमल में शामिल है कि अब वो जो दिफा करने का एक पूरा निजाम है ना इसराइल को बचाने के लिए, वो कमजोर हो रहा है। यानी पिछले कई सालों के दौरान सेंटकॉम ने अरब ममालिक को इसराइल की हिफाजत करने वाले एक हिफाजती गुंबद के तौर पे तैयार किया था। यानी उन्होंने एक ऐसी लेयर बनाई थी कि अगर ईरान की तरफ से कभी भी इसराइल पे अटैक आए तो अरब ममालिक में ऐसा सिस्टम लगा हो कि इसराइल तक वो बम, वो मिसाइल, वो ड्रोन जा ही ना सके। और ऐसा हुआ भी, बहुत बड़े पैमाने पे चीजों को रास्ते में रोका गया। अब ईरान जो रास्ते में लगे हुए सारे हथियार है या रेडार है या इंटरसेप्टर है, वो उनका मुकाबला कर रहा है, उन्हें तेजी से तबाह कर रहा है। और इसराइल अपने मिसाइल भेजने के लिए अगर कोई रुकावटें हैं तो उन्हें दूर कर रहा है, इसलिए वो उर्दन में ज्यादा अटैक करता है। जबकि अमेरिका ईरान को लगातार कमजोर करने के लिए अपने फिजाई हमले जारी रखे हुए है। द वाशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट है और उसमें कहा गया कि ट्रंप इंतजामिया ईरान के साथ एक बड़ी लड़ाई की तैयारियां कर रही है। यह फैसला इस हफ्ते के दौरान होने वाले शदीद हमलों के बाद किया गया है, जिनमें 4 अमरीकी फौजी हलाक हो चुके हैं। पेंटागन खित्ते में फौजी तैयारों की तादाद में इजाफा कर रहा है, क्योंकि हुकाम वसी तर कार्रवाइयों की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। लेकिन कुछ अमरीकी हुकाम जो समझदार हैं, उन्होंने इस बात से खबरदार किया कि हमारे पास इस वक्त इंटरसेप्टर्स की कमी है, यानी जो फिजाई दिफाई निजाम के लिए इस्तेमाल होते हैं मिसाइल्स, उनकी हमें कमी है। गोला बारूद के घटते हुए जखायर इस मुहिम को खराब कर सकते हैं और प्रॉब्लम हो सकती है। बाकर कालीबाफ ने, जो ईरान के स्पीकर हैं, बड़े इंपॉर्टेंट आदमी हैं, उन्होंने कहा कि अमेरिका लगातार खित्ते में नया फौजी साजो सामान बड़ी तेजी से ला रहा है और हम चाहते हैं कि जंग रुके, लेकिन हमें यह समझ आ रही है कि अमेरिका बहुत तेजी से जंगी चालन चल रहा है और बड़ी तेजी से हथियारों को यहां पे पहुंचा रहा है। तो हमने भी इस बुनियाद पे अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। जिस किस्म के इकदाम होंगे उसी तरह का जवाब दिया जाएगा। और अगर पाकिस्तान ये लड़ाई नहीं होती तब भी सऊदी अरब ये बात याद रखेगा कि जब हमारे पे मुश्किल वक्त आया था, हमने पाकिस्तान को आवाज दी तो पाकिस्तान ने पैसे मांग लिए थे। ये बात भी सऊदी हुक्मरान अपने जहन में रखेंगे। और मोहम्मद बिन सलमान ये 3-4 दफा, आसिम मुनीर साहब जब गए हैं सऊदी अरब, हाल ही में 3-4 दफा गए, मोहम्मद बिन सलमान के साथ इनका कोई फोटो या मुलाकात नहीं आई सामने। अब मुलाकात जो है वहां के वजीर दिफा से हो रही है, मोहम्मद बिन सलमान से नहीं हो रही। यह भी एक ऐसी चीज है जिस पे गौर किया जाना चाहिए। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा ईरान के खिलाफ जंग खात्मे के करीब है, यह दावा किया उन्होंने। और इन्होंने टीवी चैनल से बात की और मुख्तलिफ जगहों पे सहाफियों के साथ बात की। उन्होंने कहा 4-5 हफ्ते ये जारी रहेगी लड़ाई, मगर अमेरिका अपने वक्त से काफी आगे चल रहा है। ईरान के खिलाफ जंग खात्मे के करीब है। ईरान की फौजी सलाहियत को नुकसान पहुंचा है। इन्होंने दावे किए कि हमने तबाह बर्बाद कर दिया ईरान को। लेकिन यहां पे ट्रंप ने एक बड़ी संजीदा धमकी भी लगाई है, क्योंकि आबनाए हुर्मुज़ को ईरान ने बंद किया हुआ है और ईरान ने एक बड़ी अजीबोगरीब ऑफर कर दी है। ईरान ने कहा कि जो मुल्क भी अमरीकी और इसराइली सफीर को अपने मुल्क से निकाल देगा, उसके लिए आबनाए हुर्मुज़ खुल जाएगी। वो खुशामदीद कहेंगे हम उसको, वो जाए यहां से, जितने जहाज लेकर जाने लेकर जाए। यानी पाकिस्तान अगर चाहता है कि आबनाए हुर्मुज़ से पाकिस्तान के भरे हुए पेट्रोल के जहाज पाकिस्तान के साहिलों पे पहुंचे, तो पाकिस्तान के पास इसराइली सफीर तो है ही नहीं। सिर्फ अमरीकी सफीर को कहेंगे भाई जाएं घर अपने, तो यहां से जितने मर्जी जहाज आप गुजार लें। वैसे ही मैं बता रहा हूं, एक ऑफर है, पता नहीं पाकिस्तान करता है या नहीं करता, लेकिन ये ऑफर ईरान ने करवा दी है। हां, अफगानिस्तान के पास ये मौका है कि अफगानिस्तान जितना मर्जी तेल हासिल कर सकता है। वजह यह है कि उनके पास तो दोनों ही सफीर नहीं है। अफगानिस्तान के बारे में मैंने वीलॉग करना है, लेकिन वो बाद में करूंगा। लेकिन जो नए सुप्रीम लीडर हैं उनको वेलकम किया अभी तक 3 मुल्कों ने। एक उन्हें वेलकम किया है रूस ने, एक चीन ने और एक अजरबैजान ने, और किसी मुल्क ने अभी वेलकम नहीं किया। अजरबैजान से लड़वाने की जो कोशिश की गई वो भी नाकाम हो गई। तुर्की से लड़वाने की कोशिश की गई, वो भी नाकाम हो गई। साइप्रस का हमला गले डाला गया, वो भी नाकाम हो गया। एक आरामको रिफाइनरी है सऊदी अरब में, वो गले डाली गई, वो भी नाकाम हो गई। बल्कि अब सबूत सामने आ रहे हैं कि
अरब ममालिक की सरजमीन को वाकई में अमेरिकन ने ईरानियों के खिलाफ इस्तेमाल किया और लगातार इस्तेमाल किया है। बहरहाल ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान ने ऐसा कोई कदम किया जिससे आबनाए हरमज ने तेल की तरसील रुक जाए, वो तो रुक गई है, तो इसे अमेरिका की तरफ से अब तक के मुकाबले में 20 गुना ज्यादा सख्त जवाब दिया जाएगा। हम मजीद ऐसे अहदाफ को आसानी से तबाह कर देंगे जिन्हें निशाना बनाने से ईरान के लिए बतौर कौम दोबारा खुद को तामीर करना, खड़ा करना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। इतनी तबाही फेरेंगे वो ईरान के अंदर, वो ये कह रहे हैं। मौत, आग और गजब उन पर नाजिल होंगे। ताहम मैं उम्मीद करता हूं और दुआ करता हूं कि ऐसा ना हो। डोनाल्ड ट्रंप के अल्फाज बड़े सख्त होते हैं और बहुत एक्सट्रीम पे चले जाते हैं, लेकिन फिर डोनाल्ड ट्रंप को पीछे हटना पड़ता है तो उतनी शर्मिंदगी भी हो जाती है बाज़ औक़ात। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप से प्यूटन ने भी रब्ता हुआ, दोनों का टेलीफोनिक, और उसमें जो खबर बाहर आई वो यही आई कि प्यूटन ने यही मशवरा दिया डोनाल्ड ट्रंप को कि ये जंग बंद की जाए ईरान के साथ फौरी तौर पे, क्योंकि जंग से जो नुकसान हो रहा है वो पूरी दुनिया का हो रहा है, तो आप इस जंग को फौरन बंद करें। नाज़रीन, अमेरिका की इस जंग में एक फायदा उठाया है चाइना ने। कैसे उठाया, मैं आपको एक छोटी सी चीज बता देता हूं कि इतलात के मुताबिक चीन इस सारी जंग को फिल्मा रहा है। सैटेलाइट के जरिए से इस जंग का एक एक मंजर रिकॉर्ड कर रहा है चाइना इस जंग की तमाम तफसीलात हासिल कर रहा है। कितने बम चले, कितने इंटरसेप्टर चले, कितने हथियार इस्तेमाल किए गए, कितने फिजाई मिशन गए, उनकी फॉर्मेशन क्या थी, अमेरिका ने कौन कौन से तैयारे इस्तेमाल किए, वो तैयारे किस तरीके से मूव करते हैं, हिकमत अमली क्या होती है, एक एक मूव अमरीकी फौज का कि ये अपने बहरी जहाजों को कैसे आगे पीछे मूव करते हैं, इनकी दिफाई सलाहियत कितनी है, ये अटैक किस नौइयत का कर सकते हैं, इनके मिसाइल कितना टाइम लेते हैं, कितनी रफ्तार से आते हैं, उनको रोकने के लिए क्या किया जा सकता है। तो चाइना इस पूरी जंग का एक एक लम्हा रिकॉर्ड कर रहा है सैटेलाइट के जरिए से और दीगर जराए से। ये चाइना के पास एक ऐसा डाटा होगा जिसकी मौजूदगी में उसे पता होगा कि अमेरिका के साथ किसी भी लड़ाई को किस तरीके से लड़ना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चाइना ने कार्रवाई की है और इन्होंने पूरी रिकॉर्डिंग की है। ये रिकॉर्डिंग रशिया के और चाइना के काम आएगी, हत्ता कि ईरान के काम भी आएगी। अभी भी ईरान को जो टेक्नोलॉजी मदद दे रही है वो चाइना की और रशिया की दे रही है, जिनमें ज्यादा जो है मदद उनको चाइना से मिल रही है, ऐसा दिखाई देता है और ऐसा क्लेम भी किया जाता है। नादरीन, पाकिस्तानियों को ये कह रहे हैं पाकिस्तानी हुक्मरान कि आप कुर्बानी दे दें, पाकिस्तानियों को कह रहे हैं कि आप कुर्बानी दें, आप गरीब हो जाएं, आप ज्यादा टैक्सेस दें, आप ज्यादा पैसा हुकूमत को दें, लेकिन अपनी अयाशियां इनकी खत्म ही नहीं हो रही। आपको पता है आईनी और कानूनी हैसियत में एयरफोर्स आर्मी चीफ के अंडर नहीं होती, वो ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के अंडर होती है। आर्मी चीफ के अंडर सिर्फ और सिर्फ बर्री फौज होती है। तो एयरफोर्स ने तैयारी गिराए, क्रेडिट आर्मी चीफ ने ले लिया और वो फील्ड मार्शल भी बन गए, सारे ओहदे भी ले लिए, इस्तिस्ना भी ले लिया, 5 साल की एक्सटेंशन भी ले ली। अभी तो इसका भी एहतसाब होना बाकी है कि जनाब ये किस चक्कर में आपने कर दिया। इतनी बड़ी ज्यादती की गई, जिन्होंने कारनामा किया उन्हें दिया कुछ नहीं और एक आउटसाइडर ने सारा कुछ ले लिया जिनके पास उसका इख्तियार नहीं था। यानी एयरफोर्स को वो कमांड नहीं करते, आर्मी चीफ बड़ी फौज को कमांड करता है और एयर चीफ जो है वो एयरफोर्स को कमांड करता है और तमाम फोर्सेस के ऊपर ज्वाइंट चीफ होता है। और आसिम मुनीर साहब ज्वाइंट चीफ नहीं थे। नौरीन नियाज़ी साहबा ने जवाब जमा करवाया NCCIA को और उनके वकील के जरिए से उन्होंने जवाब जमा करवाया। उन्होंने कहा कानूनी हैसियत तो बताया ना आपने, किस हैसियत में हमें ये नोटिस भेजा है। दूसरा, उन्होंने जो नोटिस के अंदर इल्जामात हैं उन्होंने कहा कानूनी शिकें जरा इसकी वाज़ेह करें कि आपने किस बुनियाद के ऊपर ये शिकें लगाई हैं। फिर उन्होंने कहा जी तफसीलात भी देना हमें कि ये सारी तफसीलात बताएं कि हालातों वाकयात आप क्या चाहते हैं, कौन सी चीज आपको बुरी लगी और कैसे बुरी लगी है ये भी आप बताएं। फिर उन्होंने कहा कानून के दायरे में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाती हूं, मैं पूरा ताउन करूंगी। इन्होंने कुछ वक्त भी मांग लिया, उसकी वजह यह है कि वो कह रहे हैं कि पहले आप हमें बताएं कि आपको क्या कुछ चाहिए और किस बुनियाद पे चाहिए और ये कार्रवाई आप किस बुनियाद पे कर रहे हैं, और फिर हमें टाइम दें ताकि हम आपको प्रॉपर उसका जवाब दे सके। देखिए इसको वायरल जिसने किया ना वो फंसेगा। ये तो दो लोगों की बातचीत है ना, ऑफ द रिकॉर्ड हो गई। जिसने इसको वायरल किया उसको फंसना चाहिए। और ये वायरल किया गया बाकायदा टाउट्स की जानिब से। टाउट्स ने इस बयानिए को फैलाया है। तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट खुद से ऐसी चीजों को क्यों फैलाती है? फजलुर रहमान साहब का आप मिसाल ले लेना, उन्हें तो किसी किस्म का कोई नोटिस नहीं किया गया। फजलुर रहमान के ऊपर मुकदमा करने से भी हुकूमत घबराती है, वो नहीं करती। वो ऐसा क्यों नहीं करती? यहां पे नाज़रीन मैंने आपको एक और चीज दिखानी है। ये मोहम्मद वसीम खान साहब हैं, ये सब इंस्पेक्टर हैं NCCIA के और ये इस्लामाबाद में। ज्यादातर जो मुकदमात हो रहे हैं ना, ज्यादातर जो कार्रवाइयां हो रही हैं या इंक्वायरियां खुल रही हैं, उसमें ये साहब मुद्दई बनते हैं और ये साहब नोटिस जारी करते हैं। मोहम्मद वसीम खान ये सब इंस्पेक्टर है NCCIA का। ये कौन है?
ये कहां से आया है, ये किस इदारे से यहां पहुंचाया गया है, और ये यहां पे किस काम पे लगा हुआ है, और किस किस को इसने नोटिस जारी कर दिए हैं, इसके ऊपर मैं थोड़ा काम कर रहा हूं, मैं आपको आने वाले वक्त में बताऊंगा। लेकिन ये आदमी आपने याद रखना है, इसे आपने कभी भूलना नहीं है, क्योंकि ये खुद से अज्यूम कर लेता है कि ये मेरे मुल्क के खिलाफ है और इसको जो है वो सजा मिलनी चाहिए। ये आदमी फैसला करता है कि कौन गद्दारी कर रहा है और कौन नहीं कर रहा। ये एक बेहतरीन पुर्जे के तौर पे काम कर रहा है, मोहम्मद वसीम खान। तो किस हैसियत में कर रहा है और कौन इसे अहकामात जारी करता है कि जनाब आप ये वाला काम कीजिए? हालांकि इंतहाई नामुनासिब है, फजलुर रहमान को नोटिस जारी नहीं करता ये आदमी, और बहुत सारे लोग हैं जिन्हें ये नोटिस जारी नहीं करता। लेकिन जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान या उनकी फैमिली या कोई बंदा आता है, वहां पे ये फौरन नोटिस जारी करता है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी थोड़ी सी और खबरें हैं, मैं आपके साथ शेयर करूं। एक तो नून लीग ने मौलाना फजलुर रहमान साहब पे करप्शन के इल्जामात लगाना शुरू कर दिए। नून लीग के लोग कह रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब आपको जवाब देना पड़ेगा उस करप्शन का जो करप्शन आपने की है, और मौलाना फजलुर रहमान पे वो चढ़ाई कर रहे हैं। देखें, ये दिन भी आने थे। थोड़ा अरसा पहले बिलावल और मरियम नवाज दोनों मौलाना साहब की गोद में थे। मौलाना साहब ने अपने हाथों से दोनों बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया और उन्हें रिजीम चेंज ऑपरेशन में पूरी सहूलत दी, और बाद में उन्हें हुकूमतें भी बनवाने में मदद दी। लेकिन मौलाना साहब जो है उनको उनका पत्ता काट दिया गया। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के डायरेक्ट ताल्लुकात जो है वो बेहतरीन नवाज शरीफ और जरदारी के साथ चल रहे थे, तो मौलाना फजलुर रहमान साहब को बाहर निकाल दिया गया। फजलुर रहमान साहब को इस बात का दुख बहुत है। अब वो पुराने गिले शिकवे भी कर रहे हैं। कारगिल की लड़ाई का मौलाना साहब ने गिला किया, तो मौलाना साहब को याद नहीं है शायद कि कारगिल परवेज मुशर्रफ ने की थी वो घटिया हरकत, जब नवाज शरीफ ने कहा कि इसने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है और ये मुजाहिद बनाकर फौजियों को ले गया है कारगिल के पहाड़ों पे, और ये मानता ही नहीं है कि वो इसके फौजी हैं। और वहां पे सैकड़ों लाशें पड़ी हुई थी, मैयतें फौजियों की शोहदा की पड़ी हुई थी, उसको उठाने के लिए तैयार नहीं था, और इंडिया ने अमानतन दफनाया था। फजलुर रहमान ने यह कहानी तो सुनाई, लेकिन फजलुर रहमान ने यह नहीं बताया कि उसी जर्नैल को बाद में फजलुर रहमान ने बहुत सपोर्ट किया। उसी जर्नैल ने फजलुर रहमान को खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत भी बना कर दी। उसी जर्नैल को लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के हवाले से मौलाना फजलुर रहमान ने बहुत बड़ी सहूलत भी दी थी, और उसी जर्नैल के साथ एक वर्किंग रिलेशन भी बनाया था मौलाना फजलुर रहमान ने। नवाज शरीफ ने कहा था मैं इंक्वायरी करवाऊंगा कारगिल की। आज तक नवाज शरीफ को बार बार हुकूमत मिली, उसके बाद उसने कभी इंक्वायरी ना करवाई। तो वो परवेज मुशर्रफ था मौलाना फजलुर रहमान साहब, जिसकी आपने हमेशा सहूलतकारी की जब तक वो कमजोर नहीं हुआ। जब वो कमजोर हो गया तो आप उसके खिलाफ हो गए। आज अगर आसिम मुनीर कमजोर हो रहा है तो हो सकता है कि उसको कमजोर देख के आप उसके खिलाफ हो जाए, लेकिन अगर आसिम मुनीर ताकत में आ गया तो मौलाना साहब फिर आप क्या करेंगे? सवाल तो ये पैदा होता है। और मौलाना साहब जो कर रहे हैं, क्या वो बगैर किसी के इशारे के कर रहे हैं? माजी में तो ऐसा कभी नहीं हुआ। मौलाना साहब हमेशा एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से खेले हैं और यकीन दहानियों के बाद खेले हैं। बगैर यकीन दहानियों के मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कभी कुछ नहीं किया। और इस मर्तबा मौलाना फजलुर रहमान साहब खुद से इनकलाबी बन गए, या वो इनकलाबी बनना चाहते हैं? इसकी हकीकत क्या है? पाकिस्तानियों से जब भी मैं पूछता हूं, पाकिस्तानी इस बात पे यकीन ही नहीं करते। देखे ना मौलाना साहब, आप इतना कुछ बोलते जा रहे हैं, आपको कुछ कह ही नहीं रहा। वो सनम जावेद, उनका एक पैगाम आया जेल से एक सहाफी के जरिए से, वो मैं पैगाम भी आपके सामने रख देता हूं। एक जर्नलिस्ट है, मैं अभी नाम लूंगा, उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, लेकिन सनम जावेद ने उनके जरिए से मुझ तक एक पैगाम पहुंचाया, उनके बहुत करीबी सोर्सेज ने। वो ये बताती हैं कि हालत ये है उनकी इस वक्त कि वो उठने बैठने से और चलने फिरने से भी कासिर हैं, और उन्हें 3 इंजेक्शन लगाए जाते हैं। वो इंतहाई तकलीफ में है और डॉक्टर और अमला उन्हें चेक करने के लिए नहीं आता। उन्हें अस्पताल जो जेल के अंदर है वहां पे बुलवाया जाता है, वो उन्हें चेक करने के लिए भी नहीं आते जब वो तकलीफ में मुब्तला होती हैं। और वहां पे उन्हें ऐसा लगता है, ये भी उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है जो मेरे साथ किया जा रहा है ना, ये मेरा कोई बहुत बड़ा नुकसान कर देंगे और मेरी जान खतरे में है जो अभी किया जा रहा है। क्योंकि देखिए आसिम मुनीर साहब को और मौजूदा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को सनम जावेद पे बराह रास्त बहुत गुस्सा है कि एक छोटी सी लड़की है, ये हमसे टूट ही नहीं रही, ये हमसे हार ही नहीं रही। यही गुस्सा जो है ईमान मजारी पे है, यही गुस्सा जो है महरंग बलूच पे है, यही गुस्सा यास्मीन राशिद पे है, सनम जावेद की बहन पे भी यही गुस्सा है कि ये हमसे टूटते क्यों नहीं है। हम इन्हें तोड़ना चाहते हैं, ये हमसे टूटते नहीं है। बंदूक हमारे पास है, बूट हमारे पास है, ताकत हमारे पास है, डंडा हमारे पास है, ये कमजोर निहत्ती लड़कियां हमसे जीत कैसे सकती हैं? ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो उन्हें हो रही है। तो वहां जेल के अंदर एक डॉक्टर है, डॉक्टर मुबशरा, उन्होंने उन्हें बताया कि मुझे ऊपर से ऑर्डर है कि ये जिए या मरे,
कोशिश करनी है कि हत्तुल इम्कान कोशिश करनी है कि जेल से बाहर इन्हें इलाज के लिए ना भिजवाया जाए। अब ये एक सहाफी के जरिए पैगाम आया मुझे, और वो बहुत सीरियस है सिचुएशन। यानी मैं आपको फौरन इसलिए बता रहा हूं कि अगर कल को कोई खबर आती है या कोई चीज होती है तो ये रिकॉर्ड के ऊपर रहे कि सबको पहले से इल्म था, कुछ भी अचानक नहीं हो रहा था। तो सरम जावेद की हालत बहुत खराब है और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अपना गुस्सा उतार रही है। नाज़रीन, नवाज शरीफ ने बिलाखिर फैसला किया कि वो मुजफ्फराबाद भी जाएंगे और मीरपुर भी जाएंगे। इसकी खबर भी शाया करवा दी गई है। और मुजफ्फराबाद में क्योंकि देखें ना, जो ब्रिगेडियर हैं फाइक, जो सेक्टर कमांडर हैं आजाद कश्मीर में, वो नवाज शरीफ से इश्क करते हैं, उन्हें नवाज शरीफ से बहुत मोहब्बत है और वो इसका बरमला इजहार भी करते हैं। कई मुलाकातों में, कई जगहों पे वो ये कह चुके हैं कि नवाज शरीफ से उनको इश्क है और नवाज शरीफ जो है वो इसने इस मुल्क के लिए जितनी कुर्बानी दी है किसी और ने नहीं दी, ये ब्रिगेडियर फाइक का मानना है। तो वो पूरी कोशिश करेंगे कि नवाज शरीफ के जलसे कामयाब हों। सिक्योरिटी के हसार के अंदर नवाज शरीफ को एक बंद एनवायरनमेंट के अंदर माहौल प्रोवाइड किया जाएगा कि वो जलसे कर सके मीरपुर में भी और मुजफ्फराबाद में भी। क्योंकि मियां साहब ये कह रहे थे, देखो बिलावल को आपने आने दिया है, मुझे मौका नहीं मिल रहा, तो मियां साहब को अब मौका फराहम किया जाएगा कि वो आए और आकर आजाद कश्मीर के अंदर हल्का फुल्का जो भी वो कर सकते हैं, बंद एनवायरनमेंट में जितने बंदे इकट्ठे किए जा सके, मियां साहब का जलसा करवाया जाएगा।